नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके सामने आया हूँ। आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा, एक एक के आंसर बताइएगा और उसके बाद में मैं आपसे डिटेल से बात करूँगा। क्लियर? सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल होता है उसे हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो, आपने बता दिया होगा आंसर क्या होगा। चलो, तो अब बात करते हैं राइट आंसर के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान संख्या। दोस्तों होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एटम के सेंटर में होते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और याद रखना, जो किसी भी एटम होता है उसका टोटल मास होता है उसके सेंटर में होता है। सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग होता है। क्लियर? यहाँ पर अगर बात की जाए क्वांटम संख्या की, तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, उस कोष के कौन से उपकोष में है, उस उपकोष बोले तो सब सेल, और उस सब सेल के कौन से ऑर्बिटल में है। इन सभी की जानकारी हम क्वांटम संख्या में देती है। इसी प्रकार से ये परमाणु संख्या होती है जो किसी भी परमाणु के अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या होती है। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे पास में और भी कुछ संख्याएं आती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक हमारे पास में आती है ऑक्टेन संख्या। कौन सी संख्या? ऑक्टेन संख्या। दोस्तों ये ऑक्टेन संख्या है, ये हमें पेट्रोल की क्वालिटी बताती है। किसकी क्वालिटी बताती है? पेट्रोल की क्वालिटी बताती है। जबकि जो हमारे पास में सीटेन संख्या है, क्या है? सीटेन संख्या। ये सीटेन संख्या हमको जो डीजल होता है उस डीजल की क्वालिटी बताती है। किसकी क्वालिटी? डीजल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो दोस्तों आप ये बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कैलकुलेशन किसने किया था? चलो, तो इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिलिकन। दोस्तों अमेरिका का वैज्ञानिक था R.A. मिलिकन। इस मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की कैलकुलेशन की थी और कहा था जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है? कूलाम होता है। जबकि रदरफोर्ड ने दोस्तों किसकी खोज की थी? जबकि रदरफोर्ड ने की थी नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था जिसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन। नेक्स्ट सवाल है कि जो हमारे पास में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? तो दोस्तों नाभिक पर धनावेश होने की खोज किसने की? नाभिक की खोज तो की थी रदरफोर्ड ने, और जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और नील्स बोर ने परमाणु का मॉडल दिया था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। क्लियर? तो और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी और रदरफोर्ड ने ही नाभिक के ऊपर आवेश बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। क्लियर? सोने की पन्नी पर गोल्ड फॉइल पर एल्फा पार्टिकल की बौछार बम्बारमेंट करवाई थी इन्होंने। उसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा नाभिक की क्या हुई थी? खोज हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो दोस्तों जो अवोगाद्रो संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या फिक्स होती है। पहली बात तो याद रखना, संख्या है तो संख्या का मान माइनस में नहीं हो सकता है। कोई संख्या है किसी की, वैसे संख्या का मान माइनस में हो सकता है, बट यहाँ हम बात करते हैं कि एक परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने आयन होते हैं। समझ गए? इस वे के अंदर बात की जाए तो वो संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये माइनस वाले ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ए भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा हमारे सामने, वो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारे पास में? बी होगा। तो एक अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो Na
एमिडो आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने आवोगाद्रो संख्या दी थी और आवोगाद्रो संख्या का मान ये होता है। याद रखना, 1 मोल परमाणु के अंदर या 1 मोल आयन के अंदर, 1 मोल पदार्थ के अंदर परमाणु की संख्या पूछे तो हम बताते हैं आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप बताइएगा कि प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, आप जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लियर। चलो देखिए, जो CO+H2 का मिश्रण होता है ये तो क्या कहलाता है हमारे पास में? वाटर गैस। क्या कहलाता है? वाटर गैस कहलाता है। क्लियर। और हमारे पास CO+N2 का जो मिश्रण होता है ये हमारे पास में क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी हमारे पास में केमिस्ट्री के अंदर गैस आती हैं, इनको सभी को एक साथ देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। हमारे पास में CH4 है, मेथेन, इसे कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। याद रखना, यह CNG का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। यह नेचुरल गैस, जो हमारे पास में नेचुरल गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है, उसका भी क्या होता है? मुख्य घटक होता है। और यह फायर डैम्प के अंदर प्रयोग में ली जाती है, फायर डैम्प में। क्लियर। और यह दलदल क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ गंदगी कीचड़ वगैरह होता है वहाँ पाई जाती है। और याद करना, जुगाली करने वाले जंतु भी इसी गैस का क्या करते हैं? रिसाव करते हैं, छोड़ते हैं। क्लियर। चलो इसके बाद में और गैस की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं और आपसे बात कर सकता हूं। एक हमारे पास में होता है CO+H2, इसे तो कहते हैं वाटर गैस। और अगर मैं CO+ से 3H2 लिखूं तो इसे कहते हैं सिंथेटिक गैस। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक गैस बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पर CO+N2 बोलूं तो याद रखना, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्लियर। ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा समझिएगा। और जो फ्रियोन होता है, क्या होता है? फ्रियोन होता है। फ्रियोन को बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख रसायन है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है? सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है कपूर में। कपूर हमारे पास में नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में, तो हमारे पास में इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलो बताइएगा, इसके अलावा भी कुछ होगा राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड, ये नमक होता है, नमक में नहीं पाया जाता। ये कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये एक निर्जलीकारक होता है, इसमें भी नहीं पाया जाता। मैग्नीशियम क्लोराइड में भी नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। याद करो, NH4Cl, जिसको हमने क्या कहा था? जिसको हमने कहा था नौसादर। क्या कहा था? नौसादर। नौसादर में पाया जाता है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपन कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जो नींबू, आंवला, संतरा में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल इसमें कौन सा, किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। इसके बाद में लैक्टिक अम्ल की बात की जाए तो यह दही में पाया जाता है। दोस्तों फॉर्मिक एसिड होता है, ये फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक बोले, मधुमक्खी के डंक बोले, और हमारे पास में नेटल का डंक बोले। नेटल एक जंगली पादप होता है। क्लियर। और ये जंगल के अंदर रहता है, इस पर इसकी पत्तियों पर कांटे होते हैं, तब ये हमारी त्वचा की स्पर्श में, त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में ये कांटे चुभ जाते हैं, जिसके कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। वो होता है फॉर्मिक एसिड के कारण। क्लियर। तो इसका उपाय है, जिस स्थान पर आपको कांटा लगाए, डंक लगाए, उसको हटाइए और उस स्थान पर क्या लगा लीजिएगा? क्षार, बेस। क्योंकि एसिड के प्रभाव को कौन न्यूट्रल करता है? बेस करता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, मैं समझा रहा था आपको कि मार्स गैस क्या है। मार्स गैस का मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन। क्लियर। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसकी बात करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं POP। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है, पहली बात ये कैल्शियम का साल्ट होता है और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें क्रिस्टल जल कितना होता है? हाफ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा।
क्लियर। जबकि CaSO4 ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, जब ये POP होता है, जब ये POP होता है हाफ H2O, जब ये नमी के संपर्क में आ जाता है, 1.5 जल के अणु यहाँ जुड़ जाते हैं और ये किस में बदल जाता है, CaSO4.2H2O, और 2H2O कहते हैं जिप्सम। क्लियर, कठोर हो जाता है। इसलिए POP को हमेशा वायुरोधी बंद पात्र में बंद करके रखा जाता है, ताकि अगर ये नमी के संपर्क में आ जाएगा तो जिप्सम में बदल जाएगा। और POP का प्रयोग हड्डियों पर प्लास्टर करने में, दंत चिकित्सालय में दांतों का डॉक्टर दांत के अंदर मसाला भरने के अंदर प्रयोग किया जाता है, और खिलौने या मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, भवन निर्माण के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इनमें से किस में केमिकल चेंजेज हो रहा है, आपको ये बताना है। केमिकल चेंजेज, देखो प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश गिरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण, और इसकी खोज की थी न्यूटन ने। अगर उस 7 रंगों के प्रकाश को प्रिज्म पर वापस डाला जाए तो हमें वापस से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये तो एक भौतिक परिवर्तन हुआ। क्लियर। चलो, तो भौतिक परिवर्तन हुआ तो ये बात क्लियर है कि ये इसका राइट आंसर नहीं है। सब्जियों को पकाने पर वह मुलायम हो जाती हैं। दोस्तों पकाना शब्द आ जाए और जब सब्जियों को पकाते हैं तो वो मुलायम हो जाती है। यहाँ पर ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, और यही क्या है, राइट आंसर है। बाकी सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक। और नमक का पानी में घुलना, ये भी कैसा परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज है। क्लियर। तो राइट आंसर होगा इसका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रिक एसिड। दोस्तों नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। बोलो, इसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रिक एसिड को कहते हैं सोए का अम्ल। क्लियर। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, बैटरी का अम्ल भी कहते हैं, और तेजाब भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। शुक्र ग्रह के पीले श्वेत बादल भी H2SO4 के कारण ही होते हैं, और इसका निर्माण संस्पर्क कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका निर्माण ओस्टवार्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। दोनों ही प्रक्रम में प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में लेते हैं। क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCl। दोस्तों इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे कहते हैं नमक का अम्ल भी कहते हैं, और यह किस में पाया जाता है, यह जठर रस में पाया जाता है। जठर रस की pH 1.2 होती है। यह आमाशय द्वारा स्रावित होता है। अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो आपके पास में हाइपो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोटोग्राफी में जो हाइपो सॉल्यूशन होता है वो किसका बना होता है, जल्दी बताइए। क्लियर, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट को ही कहते हैं हाइपोविलियन। इसका सूत्र होता है Na2S2O3.5H2O, और इसमें क्रिस्टलन जल कितने होते हैं, इसमें क्रिस्टलन जल होते हैं 5। क्लियर। दूसरी बात करूं मैं आपसे तो ध्यान से समझिएगा, H2O3-2 को कहते हैं थायोसल्फेट। क्लियर। और याद रखना इसका प्रयोग फोटोग्राफी फिल्म के स्थायीकरण में, फिक्सेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आया है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो अभी आपको मैंने कहा था इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर अभी आपने ध्यान से सुना है तो भी इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। ये रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन के रूप में किया जाता है, मूल रासायनिक माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना
तेजाब का जो मूल रसायन होता है वो होता है H2SO4। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं गंधक का अम्ल, इसे कहते हैं अम्लों का राजा, इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल, इसे कहते हैं बैटरी का अम्ल, इसे कहते हैं गंधक का अम्ल, इसे कहते हैं तेजाब का मूल रसायन। यह अम्लीय वर्षा में पाया जाता है और अम्लीय वर्षा याद रखना SO2 और NO2 ऑक्साइड के कारण होती है। क्लियर। यहाँ पर यह है कार्बोनिक एसिड। कौन सा है? कार्बोनिक एसिड, जो सोडा वाटर की बोतल में पाया जाता है। यह सोरिक अम्ल जिसे नाइट्रिक अम्ल, और यह नमक का अम्ल या नमक का तेजाब। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बताइएगा कि इंडियन गैस होती है हमारे पास में, उस इंडियन गैस, मैंने कहा था इंडियन गैस क्या है? एक तरीके से एलपीजी गैस, और एलपीजी गैस को ही हम क्या कहते हैं? इंडियन गैस कहते हैं। इसी को हम कहते हैं रसोई गैस कहते हैं, क्योंकि रसोई में प्रयोग किया जाता है इस, और खाना पकाने में करते हैं, इसलिए कुकिंग गैस भी कहते हैं। याद रखना, इसे भारत गैस भी बोल सकते हैं। अब इसका मुख्य घटक पूछा गया है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया होगा, अगर आपको याद है। वो ट्रिक ये था, रसोई में आई ब्यूटी भाभी, रसोई में आई ब्यूटी भाभी। रसोई मतलब रसोई गैस, आई का मतलब आइसोब्यूटेन, और ब्यूटी का मतलब ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जिसमें ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन है, तो ब्यूटेन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्लियर। यहाँ ब्यूटेन नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा मैंने कहा था आइसोब्यूटेन किसी में नहीं है। मैंने कहा था कुछ मात्रा में प्रोपेन भी होती है। क्या होती है? प्रोपेन। चलो अब ब्यूटेन के साथ प्रोपेन किस में है? यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ हमारे पास में क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ हमारे पास में क्या है मेरे भाई? यहाँ हमारे पास में ऑक्सीजन है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा। और यहाँ हमारे पास प्रोपेन है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि लिटमस प्राप्त होता है। तो दोस्तों लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक होता है। याद रखना, जो थैलोफ्राइटा पादप समूह के किससे प्राप्त होता है? लिचेन या लाइकेन से। तो इसका राइट आंसर होगा डी से। क्लियर। और लिटमस होता है, इसका उदासीन विलयन बैंगनी रंग का होता है, और लिटमस नीले, दो प्रकार का होता है, लाल और नीला। और अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल, और क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। क्लियर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप बताइएगा, बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने, कि अशुद्ध कपूर होता है, जो कैम्फर होता है जिसमें इम्प्योरिटी है, उसको शुद्ध कैसे किया जाता है? कौन सा टेक्निक है जिसके द्वारा हम इसको शुद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल इसको प्योर कर सकते हैं? चलो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्लियर। और यही संगमरमर का सूत्र है, इसे कहते हैं संगमरमर, इसे कहते हैं मार्बल, इसे कहते हैं चूना पत्थर, इसे कहते हैं खड़िया पत्थर, खड़िया पत्थर। और इसे ही कहते हैं, अगर आपको याद हो तो, क्या कहते हैं? चोक। क्या कहते हैं? चोक। क्लियर। और बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। अगर मैं बात करूं तो याद रखना, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र होता है ये। क्लियर। चलो अब बात करते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? चलो आपके पास में चार ऑप्शन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। आप राइट आंसर बताइए कि शुष्क बर्फ क्या है। चलो बिल्कुल, गुड, वेल डन, शाबाश। शुष्क बर्फ होती है ठोस CO2, ठोस CO2। अब यहाँ पानी है, ऑप्शन काटो। जमी हुई ऑक्सीजन है, ऑप्शन काटो। अब ये जमी हुई बर्फ है, बर्फ नहीं है मेरे भाई, जमी हुई CO2। जमी हुई CO2 को बोले तो ठोस CO2। तो राइट आंसर क्या है? बी है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का हमसे फॉर्मूला पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का देखो, ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? इसका राइट आंसर बताइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। गुड, शाबाश। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम कहते हैं क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं। क्लियर। और इसे ही हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। सबसे बड़ी बात, इसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका प्रयोग किया जाता है वस्त्रों पर विरंजन में, रंग उड़ाने में। क्लियर।
याद रखना ये हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, हल्के पीले रंग का क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। और ये भी याद रखिएगा इसे हेसन क्लेवर एक संयंत्र होता है जिसका नाम है हेसन क्लेवर, इसे हेसन क्लेवर संयंत्र के अंदर इसको बनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हमारे पास में निकल करके आता है वो आता है हमारे पास में क्या आता है, राइट आंसर आता है CaOCl2। क्लियर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस बिने बुझे चूने को जैसे ही अपन जल में डालते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्लियर, और इसे ही कहते हैं सफेदी का विलयन। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आप बताना है आपको, जल्दी बताइएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। बिल्कुल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं MgOH के होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। दोस्तों ये एक वीक बेस है। क्लियर, इसकी जो pH होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग किया जाता है एंटीसिड के तौर पर। किसके तौर पर, एंटीसिड। एंटीसिड बोले तो प्रति अम्ल के रूप में। क्लियर, याद रखना पेट की अम्लता को दूर करने में, मैं से भी कह सकता हूँ पेट की अम्लता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो हमारे पास में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास में बी हो जाएगा। क्लियर, चलो तो आज हम ये 20 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, हमने डिटेल से जाना है, एक एक क्वेश्चन का हमने डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया है। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चनों के साथ में। क्लियर, अगर क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका जो शेयर करना, आपके जो लाइक करना, आपको शेयर करना, कमेंट करना, इन्हीं से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए डेली ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा जिनमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। अभी मैं जल्दी आपको टॉपिक वाइज जैसे कैटालिस्ट, जैसे केमिकल रिएक्शन, जैसे एसिड, फिर बेस, फिर पीएच, ऐसे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप सभी का अच्छा प्यार मिला तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।